अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 08 स्टार्ट हो गया जी सीएमए का। ये भाई बोलने लगे 80 लिखे ना, मैंने कहा 80 भी, ये वाली बात मेरी याद रखना, जिस दिन 80 लिखेंगे उस दिन आप कहोगे हाँ एक दिन 08 लिखते हुए सर ने कहा था, पता ही नहीं चलेगा और 80 आ जाएगा। अरे भाई ज़िंदगी गुजर रही ऐसे रही है, दुनिया की ज़िंदगी ऐसे तेज़ी से गुजरती है। बचपन याद, स्कूल का पहला दिन याद, जैसे ऐसे लगता है जैसे फिल्म चल रही है, ऐसे कल की बात है ये सब हो रहा था। तो ऐसे ही एक आपको लगेगा अभी अभी तो 08 लिखा था और मैं सर को कह रहा था 80 कर लें। इसलिए साथ साथ पढ़ लो, पता ही नहीं लग रहा सेशन एंड हो जाना है, पता ही नहीं लगना अगस्त का महीना आखिरी चल रहा होना है, तैयारी चल रही होनी है आपकी, पता ही नहीं लगना सितंबर होना है और एग्ज़ाम हॉल में बैठे होना है आपने, और पता ही नहीं चलना फिर उसका अक्टूबर के एंड पे रिजल्ट आना है और आपने अक्टूबर सितंबर के एंड पे अक्टूबर के एंड पे आएगा और आपने पास हो जाना है इंशाल्लाह, पता ही नहीं चलना। और जो पढ़ेंगे नहीं उनको पता ही नहीं चलना कि ये सब क्या हुआ है। चलें जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लें ज़रा, इससे जान छुड़ाएं। अब एफओएच शुरू करते हैं। नोट्स एफओएच के चैप्टर के तो तैयार हैं, लेकिन जो वो मेरी लालच चल रही है, मुझे लगता है मैं अब उसको छोड़ दूं। मैं आज आपका एफओएच के चैप्टर विद सोल्यूशन दे देता हूं। अब ये कर लेता हूं, पूरा बुकलेट अभी मुझसे नहीं बन रहा, ये कर लेंगे। असल में ना बस क्या करूं, रोज़ नियत करता हूं आज तो करके ही छोड़ूंगा। और फिर अब देखो ना, चैप्टर 1 किताब का जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, चैप्टर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अभी मैं एफओएच के चैप्टर पे उस बुकलेट को बनाने में पहुंचा ही नहीं, इसलिए ठीक है चैप्टर वाइज ही चलते हैं। आपकी दफ़ा में ये पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगली बार वालों को फिर बुकलेट बना देंगे, ठीक है। ओके, तो आप कल इंशाल्लाह आपको एफओएच के नोट्स मिल जाएंगे। आज वैसे मैंने उनको कह दिया था कि एक सफ़ा कॉपी करवा लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इससे जान छुड़ाएं, फिर गपशप है काफ़ी सारी, वो गपशप लगेगी। हर टॉपिक से पहले हमने एक दिन आधा, मतलब तकरीबन आधा लेक्चर हमारा सिर्फ गपशप होगी, गप्पे हाँकेंगे। करना क्या है, पहुंचना किधर है, पर सफ़र मंजिल का पता हो तो सफ़र बंदा कर सकता है ना, ऐसे नहीं मुँह चुप के किधरे भी चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है जी। तो चलें पहले इसको ख़त्म कर लें। वैसे आप लोगों ने थ्योरी भी पढ़ ली होगी इसकी सारी, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर आपको मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैंने आपसे बात की थी, दो तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी हो तो आपको कॉस्ट ऑफ परचेज में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो आप सीख कर आए इंट्रो में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ही हुआ करता था, क्योंकि आप खरीदते ही फिनिश गुड्स थे और वही बेच देते थे, ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा, और कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने के लिए आप परचेज प्राइस लेते थे और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ऐड करते थे, ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह, रिबेट्स वगैरह लेस करते थे। ये आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद इसको यहाँ फिट करना ना सीखा हो, मुझे अब नहीं पता, शायद सीखा भी हो जिन्होंने पढ़ा है। बहरहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ दोबारा से कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी। उसी तरह से ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट होगी, लेकिन एडजस्टमेंट जो होगी वो कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में होगी। क्योंकि आपने ट्रेडिंग बिजनेस है तो चीज़ें खरीदी थी, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपने चीज़ें जो बेचनी है वो खरीदी नहीं है, रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर लगाई, ओवरहेड्स लगाए और फिनिश गुड्स कन्वर्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर उनको बेचा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल तो वैसे ही निकलनी है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट से। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी, जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में निकलती है। यानी कि ये बेसिकली वर्किंग है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं, जिसमें आपने जो मटेरियल आपका कंज्यूम हो गया डायरेक्ट, जो लेबर आपकी डायरेक्ट लग गई, जो आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और बाकी एफओएच के खर्चे, फैक्ट्री की चार दीवारी के सारे खर्चे, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, याद है पहला दिन प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट पढ़ाई थी, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल में आया करती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। जब आप ट्रेडिंग बिजनेस थे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट परचेज किया था तो वही उसकी कॉस्ट थी, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करके जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसकी कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जीपी से ऊपर होती है, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो जीपी से ऊपर पड़े होंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं, ठीक है। तो ये आपके मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री के खर्चे। लेकिन अगर कोई चीज आपकी इस पीरियड में कंप्लीट नहीं हुई, मटेरियल भी नहीं है,
काम चल रहा होता है, प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है आपकी फैक्ट्री में, पीरियड एंड आ गया तो जो अभी गाड़ी आपकी इनकम्प्लीट थी, सारी कंप्लीट नहीं हुई थी, फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुई थी, कॉस्ट तो उस पर भी लग चुकी है, मटेरियल इस पे लग चुका, लेबर इस पे लग चुकी, ओवरहेड इस पे लग चुके, ठीक है मुकम्मल अभी नहीं लगे लेकिन कॉस्ट तो इनकर हुई ना इस पीरियड में जो फैक्ट्री में, वो इस पे भी हुई है। अब यहां पे हमने क्या निकाला है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें यहां पे क्या लिया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो फिनिश गुड्स बन गई उन पे भी मटेरियल जो लगा था वो भी इसमें पड़ा है, और जो अभी नहीं फिनिश हुई लेकिन जो मटेरियल उन पे लग गया कंज्यूम होने की वजह से वो इधर तो आ गया ना, जो लेबर इस पे लग चुकी इधर तो आ गई, जो एफओएच इस आधी एक टायर वाली गाड़ी पे लग चुके वो यहां पे आ चुके। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपके जो अभी यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उन पर भी कॉस्ट लग चुकी है। हमें इससे मसला क्या है, हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो निकाली है इसमें चूंकि अभी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स पर भी कॉस्ट इनकर जो हुई है वो पड़ी हुई है, तो हमने उसको निकालना है, क्योंकि हम ढूंढने निकालने चले क्या थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जबकि ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें कुछ अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई हैं, अभी इनकम्प्लीट पड़ी है, उन पे भी कॉस्ट लग चुकी है। तो क्या करेंगे, वो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है ना उसकी कॉस्ट निकालेंगे, क्या इस पर कितनी कॉस्ट लग चुकी है, वो यहाँ नहीं, वो कहीं सीखेंगे कितनी कॉस्ट इस पे अब तक लग चुकी है, वो कॉस्ट हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस। तो जब यहां से माइनस कर देंगे तो 270 में से अगर ये माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा, वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर होने वाली गुड्स के ऊपर लगी है वही हमें चाहिए थी। अच्छा, फिर एक तो ये है इस पीरियड के अंदर जो क्लोजिंग में वर्क इन प्रोसेस है, पिछले पीरियड में भी तो ऐसे ही कुछ वर्क इन प्रोसेस में क्लोजिंग रहा होगा, वो पिछले पीरियड में हमने ऐसे ही माइनस कर दिया होगा, उसकी कॉस्ट पूरी की पूरी माइनस कर दी होगी, क्योंकि वो हमने उस दिन का हमने कहा था वहां मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई थी, लेकिन अगले पीरियड में तो सबसे पहले वही मैन्युफैक्चर होनी है। तो जो कॉस्ट उस पर पिछले पीरियड में लग चुकी थी वर्क इन प्रोसेस पे, इस पीरियड में अगर वो आई हैं चीजें बनने तो मजीद वो वाली कॉस्ट तो नहीं ना लगेगी उस पर, वो वाली कॉस्ट यहां पे ऐसे ऐड कर देंगे और मजीद जो बची खुची कॉस्ट है यहां पर लगकर ये भी क्या बन जाएंगी, कंप्लीट वाली गुड्स, तो इनकी कॉस्ट भी आ जाएगी। तो बहरहाल ये ऐसी लंबी बहस, आपको पता ही है, ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं, अगर ऐसे भी चले तो काम हो जाएगा। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंटरी की एडजस्टमेंट करनी है, ओपनिंग को ऐड क्लोजिंग को लेस, तो आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अगर आप ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट कर दें, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब क्या निकालना क्या था, वैसे यही निकालना है, फिर ठीक है आगे नहीं चलते। वैसे FAR 2 में जब जाएंगे, जिन्होंने FAR 2 पढ़नी है वो देखेंगे, हम बेसिकली ना ये वाली वर्किंग और फिर ये वाली वर्किंग अलग करने की बजाय भला क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब निकलती है ना, इसी के नीचे प्लस ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड करते हैं, तो यहीं पर क्या निकल आती है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये अलग करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए लिखा था कि जरा आपका ट्रांजिशन पूरा हो जाए। आपने जैसा इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था PNL के ये इंट्रो के अंदर, वो ट्रांजिशन सामने आ जाए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, वरना तो यहीं पर ही आप ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स कर सकते हैं। अब मैंने अपने सवाल में देखना है मुझसे उसने मांगा क्या है, अगर तो उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांगा है तो बस यही है, और अगर उसने कॉस्ट ऑफ सेल मांगा हुआ तो फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट भी यहां करके आगे चले जाएंगे। ओके, ठीक है। तो सवाल में उसने कहा था प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, शुरू करें काम। अब जब भी कभी आपने सवाल करना है तो फॉर्मेट आपने पहले बना लेना है। हम हर टॉपिक में ही फॉर्मेट के साथ चलेंगे बेटा, उसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा सवाल तो कभी कभार ही हमें आता होता है, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल की स्टडी है ना, पूरा सवाल तो हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जो आपको तंग करता है, कभी सही भी होता है कभी नहीं भी, लेकिन उससे आप फेल नहीं होते। हर सवाल कम से कम आधा सही कर लें तो पास है, हम उससे ज़्यादा सही कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। 70-80% आप हर सवाल सही कर लेंगे, बगैर जो आपने पहली बार ज़िंदगी में देखा होगा। प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। हाँ, जो एक बार कर ले बंदा वो तो फिर सारा ही सही हो जाता है बाद में, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट को इसलिए फॉलो करना है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही परिचय में तो कोई मसला नहीं है, जो समझ में आ रही है फॉर्मेट सामने होगा वो लिखकर उसके नंबर तो लोगे। एंड आंसर के मार्क्स नहीं होते, हर स्टेप के यहाँ पर मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उधर नहीं देखना, बता दिया आपको, पढ़ के भी आए थे आप, रिवाइज हो गया। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको कल से बता रहा था, वो भी आप फॉर्मेट मेरे साथ बनवाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बेसिक्स
ऑफ CMA का, ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, ऐसा ही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हेडिंग दे देता हूं ताकि आपको बस याद रहे कि ये इसी में से निकला करती, वरना उसने नाम ये इस्तेमाल नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है जी। अब बताइए जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल, अब चूंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, आपको पता है, वर्किंग वन करेंगे, क्या एडजस्टमेंट होती है, ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक पकड़ेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल को लेस करेंगे, तो कंज्यूम की फिगर आएगी। फिर रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है तो ये वही परचेज का रूल तो वही है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप फिनिश गुड्स परचेज कर रहे थे तो परचेज प्राइस और बाकी सारे खर्चे उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऐड कर रहे थे, डिस्काउंट्स लेस कर रहे थे, सब कुछ वैसे ही यहां पर होगा, क्योंकि जहां बाहर की पार्टी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, वो ये रॉ मटेरियल ही तो है। तो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट के अंदर वही वाली चीजें आ जाएंगी जो आपने मटेरियल बाहर से खरीदे, जैसे फिनिश गुड्स खरीद रहे थे, इसकी परचेज प्राइस होगी, इसके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे ऐड हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम वर्किंग वन में कर लेंगे, ठीक है। पहला दिन है आपका, हाँ अच्छा, मैं पूछा किसी को जवाब कैसे, चलो खैर तो कोई गल नहीं, चलेगा। किसका आज पहला दिन है? नहीं मानेंगे, है नहीं किसी का, चले। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इंशाल्लाह निकल आएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, इन दोनों का टोटल क्या होता है जी? पर जरूरत नहीं है लिखने की जब तक वो खुद कह ना दे, बस छोड़ो, बस ठीक है, दोनों का टोटल होता है। कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है? अच्छा सॉरी, इन दोनों का टोटल क्या बन जाएगा? एडा केड़ा मसला है, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं है फिलहाल, तो मुझे तो नहीं नजर आया था, कल मैंने देखा था सवाल, आप एक लाइन छोड़कर लिख लें, ठीक है, ओके। है तो नहीं था वैसे सचमुच, हाँ वो सैलरीज हैं, ठीक है, यानी वेरिएबल है। लेबर कॉस्ट मैंने कहा था नॉर्मली होती वेरिएबल है, ठीक है, उन्होंने अलग कर दी, कुछ अलग कर दी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा छोड़े इस बात को, खैर आप एक लाइन छोड़कर प्राइम कॉस्ट लिख लीजिएगा। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे जी, हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग देकर 4-5 लाइनें इसके लिए छोड़ देंगे। वैसे सवाल मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन 4-5 ही होंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे, वैसे कितने थे, चलो 4-5 अच्छा खुली डुली लाइनें छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक टोटल आएगा, ठीक है, उस टोटल में 3 चीज़ें शामिल हो चुकी होंगी, डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, और यहाँ पे FOH का टोटल कर देंगे। ये 3 चीज़ें टोटल करके आपकी ये जो फिगर आएगी, इसका क्या नाम है जी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री, मारे ना जाना मेरे हथों में, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लिखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट से कंफ्यूज ना हो जाए। टोटल फैक्ट्री में इतनी कॉस्ट इस पीरियड में लग गई, ठीक है। अब वो जो भी आएगी उसमें हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, इस टोटल कॉस्ट के अंदर तो वर्क इन प्रोसेस जो क्लोजिंग में पड़ा है अभी कंप्लीट नहीं, उसकी भी कॉस्ट पड़ी है, तो उसको निकाल दें। और कोई पिछले पीरियड का वर्क इन प्रोसेस था तो वो पिछले पीरियड में नहीं निकाला था, वो पिछले पीरियड में नहीं ऐड किया था, वो यहाँ पे ऐड करो, वो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट हुआ होगा तो उसका ओपनिंग कॉस्ट तो यहाँ से ऐड कर दो जो पिछले पीरियड में लग गई थी, और इस पीरियड वाली यहाँ से आकर ऐड होकर वो कंप्लीट में डाल जाएगा, ठीक है। तो प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आप पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। और अगर आपसे वो कॉस्ट ऑफ सेल मांग ले तो बस इसके नीचे फिर आपने प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स कर देना है, ठीक है। लेकिन उसने मांगा नहीं वैसे सवाल में, इसलिए मैं डबल अंडरलाइन कर। और ये फॉर्मेट आपके सामने है ना जी, तो अब मैक्सिमम चीज़ें आप इसमें लिख पाएंगे। आपको सारा सवाल नहीं भी समझ आ रहा तो जितना समझ आ रहा होगा, जो फिगर सही पहुंच जाएगी उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आधे नंबर ले लेंगे तो पास, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हो आधे नंबर उसमें आसान होते हैं। ले आओ भाई, किधर रह गए हो, चले।
अब एक दफ़ा सवाल को गो थ्रू कर लें क्विकली। जी, फॉर्मेट बनाई जा रहे हैं, करें यार, उधर फॉर्मेट हाइब्रिड वाले भी बना रहे हैं, जल्दी कर लो यार। ले आए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कटास इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज प्राइस आ रही है, डिस्काउंट आ रहा है, माइनस करेंगे, ऐसा ही है, क्योंकि ये परचेज प्राइस है जो उसके ऊपर लिखी हुई थी, इनवॉइस वैल्यू से कहते हैं, तो डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, हमें बल्क में हमने खरीदा तो ये माइनस करेंगे। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, ये भी अब लेस होता है। आप तो माशाल्लाह नए ज़माने के लोग हैं, किसी ज़माने के अंदर ये कैश, इसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, किसी ज़माने में ये अदर इनकम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन फिर IFRS 15 असल में आया, जो आपने FAR 2 में पढ़ना है, उसने आकर असल में तो जो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता था ना, लोग पता क्या करते थे, लोग कहते थे कि यार सेल को ना, सेल असल में सबसे पहले आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन करें ना, आपको सबसे पहले ऊपर नज़र आता है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स एक ऐसी फिगर है कि जो आपको मिसलीड कर सकती है, देखते साथ ही इतनी सेल इस कंपनी की, तो कंपनी की कोशिश होती थी कि इसको ओवरस्टेट किसी तरह से कर लें। तो करते क्या थे, कहते थे यार इनवॉइस बना दी 100 रुपये की, यार ये 100 रुपये की ले जाओ, और जब वापस जल्दी पैसे दे दिए ना तो आपको डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट फिर जाके नीचे कहीं सेलिंग एक्सपेंसेस में माइनस करते थे, तो सेल एक तरह से ओवरस्टेट हो जाती थी, डिस्काउंट से नेट नहीं करते थे यहाँ पे फेस पे, फिर सेल थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती थी। तो IFRS 15 ने आकर कहा ना जी ना, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो है उसकी एंट्री अब आपने डायरेक्ट सेल में ही नेट, यानी कि सेल्स को ही आपने डेबिट कर देना है। तो आप ये पढ़ के आए हैं कि जो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है वो सेल्स में डेबिट होता है, और ये तो IFRS 15 ने कहा था ना। अकाउंटेंट ने दूसरी चीज़ फिर खुद कर ली कि अगर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस सेल में से नेट करना है तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम भी फिर अदर इनकम में पहले जाया करती थी, वो कहाँ पे ले जाएंगे, परचेज में से नेट करेंगे। तो वही काम यहाँ पे करना है। ये क्या है, परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो इसमें से सेटलमेंट डिस्काउंट को क्या कर देंगे हम, माइनस, तो ये भी माइनस होना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। कॉस्ट इनकर्ड एट वेरियस लोकेशंस, फैक्ट्री में कुछ कॉस्ट इनकर हुई, कुछ हेड ऑफिस में, कुछ सेल्स ऑफिस में हुई। वेयर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अल्लाह की तरफ से, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी है। हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी हमारा फोकस है फैक्ट्री पे, इसलिए जो फैक्ट्री की कॉस्ट, जिनको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, उनको तो हम देखेंगे, पकड़ेंगे, और जितनी भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, पीरियड कॉस्ट कह लें, सेलिंग है, एडमिन है, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट है, कोई और भी कॉस्ट है, फैक्ट्री के बाहर की कोई भी कॉस्ट है तो उसको हमने लिफ्ट नहीं करानी। अब सबसे पहले तो मैंने जनाब हेड ऑफिस वाले खर्चों को कहा, भाई किधर, चलो यहाँ से, हमारे सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई जगह यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर पूरा P&L बना रहे होते तो फिर आपको GP के बाद हम लिखते। सेल्स ऑफिस, सॉरी, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है मामला, आप भी GP के बाद वाला एक्सपेंस हैं। हमने इस वक्त जो है वो GP से ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल वाली फिगर की तरफ जाना है, उसमें भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे देखेंगे हम। आगे बात आती है जी वेयर हाउस, ये ट्राई किया था ना घर पे। अच्छा, वेयर हाउस जो है इसका क्या करें, वेयर हाउस का क्या करें, वेयर हाउस देखना पड़ेगा, वेयर हाउस कहाँ पे हो सकता है। वेयर हाउस तो फैक्ट्री में ही होता है ना, चाहे रॉ मटेरियल का हो चाहे फिनिश गुड्स का हो, है ना। अगर ऐसा है भी ना, अव्वल तो ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा है भी ना, फिर भी असूली बात याद रखना, अगर वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है तो आपने इसको फैक्ट्री का खर्चा कहना है, उससे रिलेटेड हर चीज़, यानी कि वेयर हाउस में अगर आपने, आपकी अपनी बिल्डिंग है वेयर हाउस की, तो उसकी डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, और अगर आपने किराए पे लिया हुआ है तो उसका रेंट एक खर्चा है।
वेयर हाउस के अंदर आपने मुलाजिम रखे हुए हैं, उनकी सैलरी खर्चा है। वेयर हाउस के अंदर बिजली इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसका, यूटिलिटी उसका खर्चा है, ठीक है। कोई टूट जाता है, तोड़ फोड़ होती है तो रिपेयर कराते हो, खर्चा है। वेयर हाउस से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे हैं। ये खर्चे फैक्ट्री के हैं या फैक्ट्री के नहीं हैं, यानी प्रोडक्शन लें या नॉन प्रोडक्शन लें, तो भाई उसका जवाब है अगर तो वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है, जिधर मर्जी पड़ा है खामोश है ना सवाल। अगर वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है तो इससे रिलेटेड सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट, और अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स का है, यानी चीज़ें बन जाती हैं तो वहाँ पे रखते हैं, तो वो तो फॉर सेलिंग पर्पज रखा हुआ है ना आपने, तो वो आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर स्टार लगा लिया आपने। स्टार समझते हैं, स्टार ऐसे करके स्टार लगाएं, और यहाँ पर ही अपने पास ये ऐसे करके लिख लें। लिखें, जब लिखें सब लिख लें सब लिख लें, शाबाश। अगर वेयर हाउस रॉ मटेरियल का होगा तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना फैक्ट्री, प्रोडक्शन ब्रैकेट में फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है। अगर वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है, यूँ लिख लो, अगर रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, अगर रॉ मटेरियल वेयर हाउस है तो उससे जुड़े हुए सारे खर्चे फैक्ट्री ब्रैकेट में लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है जी। और अगर फिनिश गुड वेयर हाउस है, और अगर फिनिश गुड्स का वेयर हाउस है, और अगर फिनिश गुड्स का वेयर हाउस है तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए सारे खर्चे, तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए सारे खर्चे क्या होंगे जी? सेलिंग एक्सपेंस। क्या होंगे जी? सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है जी, बिल्कुल। फिलहाल तो मुझे चाहिए क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट। कर लिए कॉपी एक पेज, चलो देखते हैं, यहीं पे बैठना है, 2 मिनट में हो जाएगा ना, तो बस अभी बताता हूँ। वैसे पता नहीं, लंबी कहानी होती है, आपको पता है, हो सकता है इस तक पहुँचे ही ना, तो फिर कल एक ही बार इनको नोट्स दे देने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि फिनिश गुड्स का जो वेयर हाउस है उसके रिलेटेड खर्चे जो भी हैं, मैंने देखना भी पसंद नहीं किए, वो क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है। और इस वक्त मैं प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। लो जी, गाली मुक गई। फैक्ट्री के खर्चे रह गए एक कॉलम में, और एक कॉलम में रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है, उससे खर्चे रह गए। कहानी आसान हो गई। चल अब आगे बढ़ते हैं। खर्चे कौन कौन से हैं? सैलरीज एंड वेजेस हैं। अब सैलरीज एंड वेजेस में आपको पता है डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो हम बाइफरकेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट में कहा गया है प्राइम कॉस्ट लिख कर बताओ, ताकि बच्चा बच ना जाए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में तो इकट्ठा लिख के काम चल जाता ना, प्राइम कॉस्ट में तो आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बताएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं। स्टार लगा हुआ इसके साथ, क्या कहता है स्टार में जाकर? 75% ऑफ फैक्ट्री सैलरीज एंड वेजेस वेरी विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये एक्चुअली प्रोडक्शन होती है तो ये कॉस्ट होती है, यानी ये वो लेबर होगी फिर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी को कहते होते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या कहते हैं जी? तो 75% डायरेक्ट है, ठीक है। तो फिर बाकी 25 के बारे में चुप है, तो वो क्या होगा? अब डायरेक्ट अगर आपकी कॉस्ट जो है वो फेस पर आ रही है सामने, तो इनडायरेक्ट कहाँ जाएगी? FOH के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े। डेप्रीसिएशन है। अब डेप्रीसिएशन डायरेक्ट मटेरियल हो सकती है, नहीं, डायरेक्ट लेबर हो सकती है, नहीं, ये है तो ओवरहेड। अब अगली बात, अभी तक क्लियर नहीं है कि ये डेप्रीसिएशन किसकी है, फैक्ट्री की मशीनों की है, या सेल के शोरूम की बिल्डिंग की है, या सेल के शोरूम के अंदर पड़े फर्नीचर की है, AC की है, या एडमिन डिपार्टमेंट की है। ऊपर लिखा तो है फैक्ट्री इतना बड़ा, तो ये डेप्रीसिएशन बहरहाल फैक्ट्री की है, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर चाहे फैक्ट्री की बिल्डिंग अपनी है उसकी डेप्शन है, चाहे उसमें लगे हुए प्लांट मशीनरी की है, चाहे उसमें पड़े हुए फर्नीचर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, व्हीकल की है, ये डेप्रीसिएशन फैक्ट्री से रिलेट करती है। सारी की सारी क्या बनेगी? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर। हाँ फिर तो जाग के बैठो ना, बोलो ना, फूटो ना, सुबह से बोल मैं रहा हूँ, रोज़ा तुम लोगों को लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अच्छा जी, FOH है। नेक्स्ट, रेंट।
डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट लेबर नहीं हो सकता, तो फिर है तो फैक्ट्री का खर्चा, ओवरहेड। इतना आसान सवाल। यूटिलिटीज, ओके। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्रीज है 1 जुलाई 19 और 30 जून 20। ये क्या, हमारा ईयर एंड है 30 जून 20, तो ये ईयर एंड अगर 30 जून 20 है तो ये 19 में शुरू हुआ था साल, साल तो एक फाइनेंशियल ईयर तो कोई से 12 महीने हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 30 जून 2020 तक है, ठीक है जी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिकली गिवन है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये क्लोजिंग, ठीक है। ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 1560 वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ जी, ये कोई नॉर्मल इवेंट है। फैक्ट्री साड़ी टूट गई, तुसी कह रहे हो नॉर्मल है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। फैक्ट्री टूट गई, ब्रेक डाउन हो गया, काम रुक गया और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा मटेरियल क्या हो गया, ज़ाया हो गया। तो ये नॉर्मल वे तो नहीं है, ये मटेरियल तो इस्तेमाल होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना था। फैक्ट्री के ख़राब होने की वजह से, प्लांट के ख़राब होने की वजह से, एक्सीडेंट एक हुआ, उस वजह से ये हमारा लॉस हो गया। जैसे आपने इंट्रो में पढ़ा था, पढ़ा हुआ है एबनॉर्मल लॉस क्या होता था आपका। आपने फिनिश गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस, बेचने के लिए थी, बेचने के लिए आपने खरीदी थी। आपकी दुकान में, वेयर हाउस में आग लगी, इन्वेंट्री तबाह दे, क्या है, आपके बिजनेस से तो चली गई ना, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा, चोरी हो गई, सैलाब आया, इन्वेंट्री बह गई, जल्जला आया, इन्वेंट्री धंस गई, ये सब क्या है, एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको फिक्स्ड, चले छोड़े। वैसे आपको अगर मैं बात कहूं, एबनॉर्मल लॉस सिर्फ एक नहीं, दो चीज़ों का बताता हूं, ठीक है, दो चीज़ों का बताता हूं। जैसे नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट, पीपीई का अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए, कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने FAR1 पढ़ी हुई और यहाँ बैठे हैं, हाथ खड़ा करें। ओके, हाइब्रिड वाले तुसी कितों आए हो यार, ते कितने जाना जे, नाल ही हो मेरी क्लास, दस्या करो यार, मैंने फौरन देखना होता है इधर। अच्छा, कितनों ने नहीं पढ़ा हुआ अभी FAR1? अच्छा, हाथ नीचे करें। पढ़ रहे हैं तो काम तो थोड़ा भी हो गया। आप लोगों ने भी डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट तो पढ़ ही लिया होगा। अब ये जो डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल, ये FAR1 में अभी आपको पढ़ाया भी जाएगा। थोड़ी सी बात है, वैसे तो डिस्पोजल की जनरल एंट्री आपको आती है। डिस्पोजल क्या है, एसेट का बिजनेस से चले जाना। नॉर्मल तरीका क्या है, सेल कर दें या किसी और एसेट के बदले में एक्सचेंज कर दें। एबनॉर्मल तरीका क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्वेंट्री को आग लगती है तो वो जल के खाकस्तर हो जाती है, स्वाह हो जाती है, कख नहीं रहता। अगर आपका नॉन करंट कोई एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, पीपीई है, उसको भी आग लगेगी तो उसके साथ भी यही होगा। उसको भी लोग चोरी करके ले जा सकते हैं, वो भी सैलाब में बह सकता है, जलजले में धंस सकता है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस का मतलब, एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, फिक्स एसेट का बिजनेस से चले जाना। मैंने ये एंट्री क्यों सिलेक्ट की है, क्योंकि ये एंट्री आपको अच्छे से आती है, ठीक है। कि आप कहते होते थे कि जी एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे हम। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 200 रुपये मेरा ये एसेट की कॉस्ट, और जिस दिन आग लगी है उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस दिन तक की वो लेट्स से 70 रुपये की इसकी थी, इतना हमने इस्तेमाल कर लिया हुआ था। अब आग लगी तो ये तबाह हो गया। अब तबाह हो गया तो कैश आ भी सकता है, इंश्योरेंस को बाद में देखते हैं। इंश्योरेंस ना भी हो तो आपका ये आग लगने के बाद कबाड़ के भाव भी तो बिक सकता है। लोहा लोहा सिर्फ बच गया, कबाड़िया उठा के ले जाए तब भी कैश आ सकता है। अच्छा, ऐसा बुरा हाल हुआ कि बिल्कुल खाक हो गया, हवा चली और वो भी उड़ गई, हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा, तो कैश नहीं भी मिल सकता, ठीक है। कैश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये तो तब है ना जब इंश्योरेंस ना हो। अगर आपने अपने एसेट की इंश्योरेंस करवाई हुई हो तो फिर आप इंश्योरेंस वालों को जाकर रो के दिखाते हैं, हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इंश्योरेंस वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आके चेक करते हैं। वो आके विजिट करेंगे, उसके बाद फिर वो दफ्तर में जाके आपको एक लेटर लिखेंगे कि जी ठीक है, हम एक्नॉलेज करते हैं
कि आपका नुकसान हुआ है, हम आपके इस नुकसान में बराबर के शरीक हो जाते हैं। बराबर का शरीक मतलब थोड़ी तो सारा वो भरेंगे। वैसे मैक्सिमम इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, आपका जो लॉस है उसको पूरा करते हैं। ये नहीं होता कि इतने पैसे दे दें कि आपको गेन हो जाए, वरना तो हर कोई एसेट साड़ के बेचे, सॉरी पंजाबी बोल गया मैं, वरना हर कोई एसेट जो है वो जला कर बेचे। जिसका एसेट नहीं बिक रहा, इंश्योरेंस करवाई हुई है, आग ला दो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको गेन मिले। मैक्सिमम क्या होता है, इंश्योरेंस वाले आपके लॉस को कवर करते हैं, ठीक है ना। खैर मैं कहता हूँ जी, इंश्योरेंस वालों ने आकर कहा कि कैश तो अभी नहीं है, एक लेटर लिख दिया, इसको कहते हैं जी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका नुकसान हुआ है, हमने अपना हिसाब किताब लगाया है, तो हम तकरीबन ना आपको इसके लिए 80 रुपये जो है वो दे देंगे, ठीक है। दे दिए हैं ये भी हो सकता है, या दे देंगे वादा भी हो सकता है, दोनों सूरतों में ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर क्या है, अब देखो ना, आपकी किताबों में एक एसेट 130 पर नज़र आ रहा था, जल गया तो आपका 130 का समझो नुकसान हो गया, ऐसे ही था ना। लेकिन इंश्योरेंस वालों ने उसमें से 80 रुपये की हेल्प कर दी, तो बकाया फिर आपका नुकसान कितना रह गया। अब ये बैलेंसिंग फिगर निकल आया करेगी आपकी जर्नल एंट्री में, वो किस तरफ आ रहा है जी, डेबिट साइड में 50, ये कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में। ये पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर जो जाती है, ये दरअसल किसकी जाती है, हमेशा याद रखना, एबनॉर्मल लॉस की। ये क्या है जी, मैंने एबनॉर्मल लॉस इसलिए लिख दिया, लॉस ही लिख दो, ठीक है, लॉस। पीएनएल में क्या जाता है, लॉस, एबनॉर्मल ही है ये, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे लिए रेलेवेंट था ही नहीं, ऐसे ही मैंने आपका टाइम ज़ाया किया। मैं तो आपको असल में सिखाने लगा था रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, यानी कि इन्वेंट्री। बेसिकली क्या है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की भी हो सकती है। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट आती है वो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की ही आती है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री के अंदर भी तो एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, जैसे हमें हो गया अभी सवाल में। अब मैं ये कहता हूं कि पहले मुझे ये बताओ, ये एंट्री किसको नहीं समझ आई, बिल्कुल बिल्कुल खुले दिल से बताना है, शर्म नहीं करनी। अभी तक किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। इजाज आपको ही समझ आ गई है? क्या समझ आ गई आज तो बताओ। इतने साल से तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कम से कम रजिस्टर पेंसिल लेकर बैठते तो 2-4 पर्चे सीए के पास हो जाने थे तुम्हारे। वेले बैठे रहते हो कैमरा लेकर। चले सॉरी, इजाज को भी समझ आ गया, हालांकि उसको कोई नहीं आई होनी क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा, ठीक है। आप में से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, मतलब ये एंट्री सबको समझ आ गई है, मैं ये अज्यूम करके आगे चल सकता हूँ। अगर ये समझ आ गई है ना, तो ये आपको वैसे ही आती है। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इंट्रो में पढ़ी है इसलिए आती है, मैं ये कह रहा हूँ आपको अगर ये एंट्री समझ आ गया तो ये भी आती है। जैसे सबसे पहले बिल्कुल ऐसे ही फर्क क्या पड़ेगा, यहां से पीपीई क्रेडिट बिजनेस में से क्या निकला था, हमारा फिक्स एसेट जल गया था जो, तो फिक्स एसेट हमारे बिजनेस चला गया था। यहां पे फिक्स एसेट नहीं, इन्वेंट्री जली है तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो। अच्छा, पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम याद है? कोई नहीं, मैं रिवाइज कराऊंगा जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन कराऊंगा, मेरी तो मजबूरी है, बफलो ब्राउन है, पर क्या करूं, आप पढ़ के भी आए होते हैं वैसे तो। अगर पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं आप इन्वेंट्री में, परेशान ना हो, जब उस चैप्टर में जाएंगे तो मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, कराना पड़ेगा, रिवाइज कराऊंगा। पीरियोडिक सिस्टम अगर फॉलो कर रहे होते हैं तो आप परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं, और अगर परपेचुअल सिस्टम हो तो इन्वेंट्री का। तो जो एंट्री पीरियोडिक में परचेजेस के अंदर होती है, वही एंट्री परपेचुअल में इन्वेंट्री के लेजर में करते हैं। इसका मतलब अगर मैं पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा हूं तो मैं परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहा हूं तो मैं इस केस में क्या कहूंगा, मेरी इन्वेंट्री मुझसे गई। और अगर मैं पीरियोडिक यूज कर रहा हूं तो मैं इसी को क्या कर दूंगा, परचेजेस में क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जैसे ये सारी इंट्रो की बातें हैं, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, सादा सादा बिल्कुल बेसिक वाली। जैसे आपको शुरू में बताया गया था कि अगर ओनर घर पैसे ले जाए तो एंट्री होती है ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर ओनर घर चीजें ही उठा के ले जाए, बेकरी बनाई जिस बंदे ने, सुबह अपना नाश्ता वो साथ वाली बेकरी से लेके जाए, अच्छा तो नहीं लगता, तो वो अपनी बेकरी से ही अगर गुड्स ही ले जाए जो सेलिंग पर्पस के लिए रखी हुई थी, अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाए, तो ड्राइंग्स तो डेबिट हो गई, लेकिन कैश नहीं क्रेडिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होंगी। ये आपने बचपन में सीखा बेसिक्स में।
फिर 55 में आए आप, इंट्रो के 55 में जब आपने इन्वेंट्री का टॉपिक सीखा तो आपने परपेचुअल सिस्टम में आपको उस्तादों ने ये बताया होगा कि वही एंट्री जो आप बेसिक में सीख के आए हो ना, गुड्स अगर ओनर ले जाए अपने पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो ये एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कोई फर्क है इसमें? ठीक है, तो बहरहाल हमसे इन्वेंट्री चली गई जलकर, तो बिजनेस में अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस, पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस और परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री। चूंकि ये सवाल सीएमए का है नहीं इसलिए परचेजेस ही मैं क्रेडिट करवाऊंगा। नजर आ रहा है कि आपको परचेज आपकी पड़ी है ना, आप उसी को नेट कर देंगे। वैसे सीएमए की बात करूं तो हम इसमें यूज ही परपेचुअल करते हैं, हमारे सीएमए के अंदर यूज ही कौन सा होगा? परपेचुअल सिस्टम। ठीक है ना, चलो वो देखेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक में जाकर, फिलहाल तो छोड़ें। तो इन्वेंट्री, लेट से मैं कहता हूं जी मेरी इन्वेंट्री थी, लेट से क्या मैं कहता हूं मेरी 1560 रुपए की इन्वेंट्री जो है वो जल गई, लॉस हो गई ड्यू टू नर्वस ब्रेकडाउन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, अच्छा अब ये तो क्रेडिट हो गया। अब डेबिट कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। निकालो जी, निकालो। यार कैसे लोगो तुम लोग, इतनी देर चुप करके बैठ कैसे लिया तुम लोगों ने? इन्वेंट्री करंट एसेट है, इसकी तो डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूं तो मुझे रोके ना, मुझे रोके इस बात से कि क्या कर रहे हैं सर आप, इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन कहां से आ गई? तो बस यही फर्क था, बस एसेट क्या है वो पीपी था, ये इन्वेंट्री है, उसकी एक्यूमुलेशन थी, इसकी एक्यूमुलेशन नहीं होती, बाकी सब एंट्री सेम है। ये मैं कह रहा था आपको, वो समझ आ गया तो ये भी आनी चाहिए। कैश आ भी सकता है, जो आपकी इन्वेंट्री लॉस हुई है कबाड़िए को बेच सकें तो, या इंश्योरेंस वालों का जिक्र आ रहा हो, इंश्योरेंस वालों ने कहा हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पे नजर नहीं आ रहा। लिखता है ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन रॉ मटेरियल कॉस्टिंग इतने वाज लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका मतलब लॉस हो गया और कहीं पे कोई कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का जिक्र नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ना सही, हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे और इसका मतलब सारे का सारा हमें क्या हो गया? अब ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है जी, 1500। तो असल में तो ये हमने एंट्री पास करनी है, मैं डायरेक्ट एंट्री वहाँ पास करा दूंगा। ठीक है, ये एंट्री क्या होगी हमारी? पीएनएल डेबिट। हम पीएनएल बना रहे हैं, बोलो हम पीएनएल बना रहे हैं, तो ये एंट्री हमें कहीं नजर नहीं आएगी। पूरा पीएनएल बना रहे होते तो जीपी के बाद अदर एक्सपेंसेस में ये नॉर्मल लॉस नजर आता, वो बना नहीं रहे, डबल एंट्री नजर नहीं आनी, इसलिए मैंने इतनी बहस की है। ठीक है, तो पीएनएल डेबिट दिमाग में करेंगे और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट, यानी कि इस एंट्री का असर क्या होगा? अगर आप पीएनएल बना रहे होते तो पीएनएल के अंदर एक्सपेंस डेबिट होता और दूसरा काम आपने क्या करना है, यहां से आके माइनस कर देना है 1500। ठीक है, ये तो सही है ना? ये परचेज में से नेट कर दें, नीचे अलग से एक और ब्रैकेट लगा देना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। ओके, रॉ मटेरियल ये वापस नहीं ना हुआ, चांद वापस हुआ है। रॉ मटेरियल देखो ना, मैंने कहा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पीरियोडिक सिस्टम है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का लेजर तो बन ही नहीं रहा ना, परचेजेस का लेजर बन रहा है। रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग हम फिजिकली काउंट करते हैं और उसकी एंट्री पास करते हैं, चाहे फिनिश गुड्स हो। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता था कि परचेजेस की एंट्री करते रहो, परचेज का अकाउंट खोलो, पीरियड के एंड पे जाके फिजिकल काउंट करो, जो स्टॉक मिले बस वही आपका स्टॉक है, उसकी एंट्री करो, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये वाला काम होता था। तो परचेज भी ऐसे ही है, ठीक है ना? लेकिन छोड़ो, बस फिलहाल परचेजेस में क्रेडिट कर दो, क्योंकि मैंने कहा मेरा पीरियोडिक सिस्टम है तो ये परचेज की एंट्री करनी है। ठीक, नहीं हो सकती क्लोजिंग बैलेंस में, नहीं हो सकती क्लोजिंग बैलेंस अगर पीरियोडिक सिस्टम है। अगर पीरियोडिक आपको शक पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल दें आप मेरी तरफ से, क्योंकि है ही ऐसा, है ही ऐसा। परचेजेस का लफ्ज़ नज़र आ रहा है तो ये है ही क्या, आप बाहर लिख दें कि क्या नाम है इसका, केएल, अच्छा नहीं लिखा हुआ, कंपनी की लिख दो फिर। कंपनी यूजेस, एंटिटी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम,
अब को मसला, ठीक है ना। पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, बस मैंने पाबंदी कदगन लगा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल वैसे सीएमए का नहीं है ना, कुछ सिखा रहा हूँ चीज़ें इसमें जो चलनी है सीएमए, लेकिन एग्जैक्टली ये सवाल नहीं, इसलिए ज़रा अगली बार मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे। मैं यूँ लिख देता हूँ एडिशन नीडेड, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि अगली बार मुझे ये याद रहे, एडिशन इन क्वेश्चन नीडेड, क्योंकि आपके सवाल तो आ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर अलग से आएंगे, वहाँ पर पता लगेगा आपको, खुद बोलता है ये बात, ठीक है। तो बस ये मेरी तरफ से एडिशन हो गया, ये अगली बार वालों के लिए लिखा, आपके लिए तो हो गया ना, नॉट नीडेड, इट हैज़ बीन डन, ठीक है। खून को मसला, पीरियोडिक सिस्टम की खसूसियत क्या है, हम परचेजेस का लेजर बनाते हैं, सारा पीरियड सिर्फ चीज़ों का आना रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो फिनिश गुड्स हैं चाहे वो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री नहीं बना रहे, परचेजेस बना रहे हैं, तो परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिट करते रहते हैं पीरियड, और बेचने वाली चीज़ें तो बिकती रहती हैं, इस्तेमाल होने वाली तो इस्तेमाल होती रहती हैं, पीरियड के एंड पे आके हम फिजिकल काउंट करते हैं, और जो स्टॉक पड़ा है फिजिकल काउंट बस वही है। अब अगर पीरियोडिक सिस्टम हमने अज्यूम किया है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने बताया है ये रॉ मटेरियल का, क्या इसमें जला हुआ पड़ा होगा? नहीं ना पड़ा, वो तो जल गया ना, तो गया, ठीक है, तो लॉस हो गया, ओके। तो बहरहाल ये एंट्री ऐसे ही कर लो, बस छोड़ दो यदि जान में खाना कुछ हो रहे रोड़ा को और पा लिया, ये इस टॉपिक में जाकर करेंगे एंट्रीज इंशाल्लाह, ठीक है। लो जी, सवाल ख़त्म है, जवाब की तरफ चल रहे हैं, अब हम शुरू करें काम। चलो, अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग करते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आपको चाहिए ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, सारी चीज़ें मिलाकर लेस क्लोजिंग। तो वर्किंग अलग से ही कर देता हूँ, इतने बहुत रश पै जाना है, और रुपीज़ इन 1000 में करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि डेटा रुपीज़ इन 1000 में सवाल ने दिया हुआ। तो वर्किंग 1 में मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, उसके बाद प्लस करेंगे इसमें परचेज रॉ मटेरियल, और लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। किसी को ये ना समझ आ रही हो तो मुझसे पूछ लें, परेशान नहीं होना, जो चीज़ समझ नहीं आ रही आपके लिए नई है, पूछे, कोई मसला नहीं, ये एक्स्ट्रा काम है थोड़ा सा जो मैं करवा रहा हूँ। जैसे हाई लो में एक आखिरी सवाल एक्स्ट्रा था, वैसे ही बेसिक्स में ये आखिरी सवाल एक एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें इसमें हेल्प दे जाती हैं आगे चल के, इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ा नक्शा बना रहा हूँ आपके दिमाग में, फैक्ट्री का, सेल डिपार्टमेंट का, एडमिन का, थोड़ा ये नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक सवाल के अंदर गिवन है रॉ मटेरियल का 6800, क्लोजिंग कितना 8500, तो 6800 आ गया, और क्लोजिंग 8500, ये -1 है, अब रह सिर्फ गया, ठीक है। तो परचेज की फिगर में ये चीज़ें तो आप जो पहले से पता थी वो तो लिख सकते हो ना, किसी को अगर ये समझ नहीं आया तो उसका आधा नंबर कट जाएगा, खैर है, बाकी तो मिलेंगे। तो परचेज प्राइस 96,100 माइनस 3290 माइनस 1580, ऐसे ही करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है जी परचेज प्राइस टोटल, 8 नहीं, ये शो नहीं करनी, वर्किंग शो करनी है ना भाई, 96,100 माइनस 3 माइनस, ये तो हो गया ना वो खर्चे जो आपको पहले से पता था, पढ़े हुए थे, माइनस कर दिया आपने। कोई और मिसाल के तौर पे कैरेज कूरेज आ जाता, कैरेज इनवर्ड आता तो ऐड कर लेते, सही है ना। कोई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ जाता, ऐड कर लेते, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन एक एबनॉर्मल काम भी हुआ, ये है भी एबनॉर्मल सी एडजस्टमेंट जो नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। वो क्या हुआ, ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 1560 वॉज लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इतनी कहानी के बाद इतनी कहानी सोचनी नहीं है, सादा बात सोचो, मटेरियल लॉस हो गया, पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस को क्रेडिट तो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस सवाल के हिसाब से तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है को कैश आया या नहीं आया, क्योंकि कैश अगर आएगा तो फिर P&L वाला लॉस कम होना है ना, हमारी परचेज है तो क्रेडिट पूरे से ही होने, ठीक है। खैर चलें छोड़ें, 1560 की एंट्री क्या बन गई हमारी, P&L डेबिट, वो हम बना नहीं रहे, ठीक है। और परचेजेस क्रेडिट कितने से जी, 1560, ठीक है।
तो जी रॉ मटेरियल परचेजेस आ गए 8960070। अच्छा 89670 और आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया जी 87। लो जी बस ये मुश्किल तरीन फिगर थी जिसके अंदर सिर्फ ये समझने वाली चीज़ है, वरना इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो एक चीज़ नहीं भी समझ आई तो क्या हो गया, अभी नहीं समझ आई तो कहाँ तक भागेगी ये चीज़, इसकी जान हमने थोड़े छोड़नी है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ये हमने जाकर पढ़ने हैं बड़ी तफसील से, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी देखा करते हैं हम ये चीज़, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में तो ये है ही, आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं, तो हमारा तो सिलेबस के अंदर मौजूद है ना, एंट्रीज करेंगे, सवालों के अंदर मौजूद है, ये एडजस्टमेंट आएगी बार बार, तो इंशाल्लाह पीएनएल में, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाना है सब समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा अर्ली है, कोशिश की है मैंने गुजारा हो जाए, अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो उससे भी अच्छी बात है, वक्त आने पे हो जाएगा ये काम, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आगे ना बढ़े, पहले पीछे आए, 87970 यहाँ पे लिख दो, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब उसके बाद ये तो काम हो गया पूरा। अब इधर आए पॉइंट 2 में, तो सैलरीज एंड वेजेस नज़र आई, 9200 का 75% डायरेक्ट में और 25% इनडायरेक्ट में। वहीं फेस पे करें ये काम। ये कितना है जी टोटल, 9200 का 75% और 9200 का 25%, तोड़ दिया हमने इस खर्चे को, ठीक है। डायरेक्ट लेबर फेस पर सामने प्राइम कॉस्ट से ऊपर, और इनडायरेक्ट लेबर एफओएच का पार्ट होती है, ठीक है। बताएं जी 6900 और 2300। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन के बारे में एक मसला आ रहा है। डेप्रीसिएशन फैक्ट्री की भी है, ओ लगता है वेयर हाउस की बिल्डिंग अपनी है, तो ठीक है, मसला क्या है, वेयर हाउस की बिल्डिंग, अगर रॉ मटेरियल वाले वेयर हाउस की बिल्डिंग की डेप्शन है तो वो या नहीं बिल्डिंग नहीं हो सकती, हो सकता है हमारा फोर्क लिफ्टर खड़ा हो जिसमें हम सामान उठा के इधर उधर करते हैं, तो वो भी तो पीपीई है। वेयर हाउस से रिलेटेड कोई भी एसेट है उसकी डेप्रीसिएशन है, फैक्ट्री के अंदर मौजूद कोई भी एसेट है उसकी डेप्रीसिएशन है 3500। वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है, उसके अंदर मौजूद कोई भी चीज़, फर्नीचर पड़ा हुआ है तो उसमें लोग बैठे हुए हैं जो हमारे वेयर हाउस के अंदर स्टाफ है, उसकी डेप्रीसिएशन कुछ भी हो सकता है, वेयर हाउस की डेप्रीसिएशन है तो एफओएच है। वेयर हाउस क्योंकि कौन सा है, रॉ मटेरियल वाला, तो 3500 जमा 150 एक ही दफा कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। तो डेप्रीसिएशन लिख दो बस, ये टोटल 3500 जमा फैक्ट्री की और रॉ मटेरियल के वेयर हाउस की टोटल 3650। हाँ करना था, ये इनडायरेक्ट में कर दो ना, ठीक है। देखो फैक्ट्री के अंदर जो लोग वो कह रहे हैं ना कि जो प्रोडक्शन के साथ जो है वो वेरी करती है कॉस्ट, वो तो है यही 9200 का 75% जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। जो इधर डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो इनडायरेक्ट लेबर हैं, तो जो ये मैंने आगे देखा नहीं था, जो आपके वेयर हाउस के अंदर अमला काम कर रहा है, जैसे आपको कहा था सिक्योरिटी गार्ड है, फैक्ट्री का ही मुलाजिम है, लेकिन उसकी सैलरी आप इनडायरेक्ट कह रहे थे। जो वेयर हाउस है अब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, लेकिन ये वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है, ये लोग नहीं होंगे तो रॉ मटेरियल कौन संभालेगा, प्रोडक्शन कैसे होगी, है तो फैक्ट्री की जरूरी जो है वो कॉस्ट, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, इनडायरेक्ट लेबर में एफओएच के अंदर यूं कर लें दिस, ये इनडायरेक्ट लेबर आ गई फैक्ट्री वाली, ठीक है जी, प्लस कितना, और अगर आपसे नहीं है, आपको दिल नहीं लग रहा कि यार अब ये क्या हमने लिख लिया है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई मुजायका नहीं है कि आप नीचे अगली लाइन में लिख दें इनडायरेक्ट लेबर वेयर हाउस, कोई गलत नहीं कर सकता आपको, मदर का कोई रेड आपको गलत नहीं कर सकता, ठीक है, कोई माई का लाल आपको गलत नहीं करेगा, ओके। तो जैसे आपका दिल करे, मुझे तो अच्छा लग रहा था इस तरह, ठीक है। अच्छा 316
0। ਨੈਕਸਟ ਰੈਂਟ 3640 ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, पक्का पता लग गया कि सारा कुछ ही हैगा जी। रेंट जी पहला फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री का किराया कितना 380 40200900786001 टेलीफन कल फिर बेइज्जत होना है हमने। वैसे इम्प्रूवमेंट तो आ रही है ना, पहले दिन हम 91 पे आउट हो गए थे पहले मैच में और उन्होंने आधे ओवर में बना लिया था, फिर हमने दूसरे मैच में 135 की 36 कर लिया और उनको भी हमने आखिर तक थोड़ा घसीट लिया। क्या पता आज जीत जाए, कल मतलब मुश्किल है। रह गया जी यूटिलिटीज 2780 प्लस। चलो हम अपनी पढ़ाई करें, हम अपनी पढ़ाई करें। वो लोग खेल रहे हैं, हम अपना खेल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हम उनको देख के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपने अम्मा अब्बा के पैसे ज़ाया कर रहे हैं जी। छोड़ें, बदफ़ा करें, मुझे देखने दें, मेरा तो पेपर पास है जी। यूटिलिटीज़ जी 32 ये वैसे ही बस कार्रवाई थी आज, कार्रवाई प्रोग्राम था आज, टाइम पास करना था ज़रा, है ना। अच्छा नेक्स्ट टोटल क्या, टोटल एक काम करें, एक काम कर लें, इधर एक डिब्बा लगा लें अलग से, एफ का एक टोटल कर लें, ज़रा अच्छा लगेगा। ज़रा यूं कह लेंगे हम, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफ मिलकर बनेगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी। टोटल इस डिब्बे का 14060। अब ये तीन चीज़ें आपने टोटल करनी है, 1 2 और 3। मैं बाद में लिखूंगा, वो पहले मुझे ये करवाएं, वो उस सवाल की रिक्वायरमेंट है, ये मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने पक्का किया हुआ है ना उसकी रिक्वायरमेंट है, पहले मुझे ऐसे करने दें जी। 108,930। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो कि बनती है मिलकर डायरेक्ट मटेरियल 108,930 जो मिलकर बनती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ। ठीक है जी, सही है। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट कर दो, कहानी खत्म। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 1980, क्लोजिंग 1600। सही बोला है तो फिर सही बोला तो लिख भी दें 1980 और 1600। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या आ गई 9310। और अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स मांगता तो फिर फिनिश गुड्स वाली इस इन्वेंट्री को हम यूज़ करते, अभी ये किसी काम नहीं आई हमारे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहता ना हमें, तो फिर हमें उसको भी यूज़ करके प्लस माइनस वो भी यहीं पे कर देते और एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती। ठीक है, बस एक मिनट भाई एजाज, उसने कहा था कि ज़रा अलग से बताना प्राइम कॉस्ट, तो इन दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है कितना 94। ठीक है जी ठीक है जी, पार्ट 2 स्टार्ट कर लें।